Good morning, first year commerce. This is the economics class, part 33. हम लोग आज जो है एक जो चैप्टर चल रहा था, दैट इज द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड इट्स नेबर। 3 लेक्चर हो चुका था। आज हम लोगों का इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। इससे पहले जो हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे अबाउट द Indian economy and with the comparative study of the Indian economy with the Pakistan and China economy कि क्या क्या कारण थे, और उसमें हमने काफ़ी बताया कि ये है क्या, और उसके बाद जो है जीडीपी के आधार पर हम लोगों ने उसका तुलना किया किस तरीके से चाइना की इकॉनमी और इंडियन और पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में इसका क्या प्रभाव हुआ। जैसे इंडियन इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर से एक शिफ्ट की जोरदार छलांग लगा करके सर्विस सेक्टर में, जबकि चाइना की इकॉनमी जो है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट कर गई। ये हम लोगों ने काफी डिटेल अध्ययन किया। आज हम लोग पॉपुलेशन पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि पॉपुलेशन का रेशियो क्या, क्योंकि एक चीज बता दें, कोई भी देश संसाधन अपनी अलग चीज होता है लेकिन लोगों से चलती है। अगर तीनों देश की बात किया जाए तो एक एस्टिमेटेड जो 2018 में निकाला गया था स्टेट्स के द्वारा, वो था कि आपका जो इंडिया की जो आबादी थी 1.32 माने 132 करोड़ अनुमानित था, और चाइना का जो है आपका था 1.38 करोड़ पीपुल, ठीक है ना, ये एक था यहाँ पर, और पाकिस्तान का काफी कम था। डेंसिटी की जो हम एक बात करते हैं, ओविंग टू द वास्ट लैंड एरिया, जहां तक है जो चाइना का था, चाइना इज द लोवेस्ट 147% स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर किलोमीटर है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना में 147 लोग रहते हैं। इंडिया में 445 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं, और पाकिस्तान में 251। यानी कि जो डेंसिटी जब ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब है कि उस जगह का, जैसे पेड़ ज्यादा कटेगा, यानी कि टोटल अगर हम बात करें नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, चाइना में चूंकि डेंसिटी कम था तो वहां नेचुरल रिसोर्सेज का वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ जो इंडिया में और पाकिस्तान में हुआ। इंडिया में बहुत बड़ा कारण था 445, और जो कहीं ना कहीं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको वो हैम्पर किया। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पाकिस्तान तीनों में सबसे ज्यादा 2% रहा है, इंडिया में जो है 1.2% पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है, और चाइना में 0.54। अंतर देखिएगा, चाइना में इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने 1970 में जो है उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी का अपना लिया था, जिसके वजह से आगे ये निगेटिव एस्पेक्ट रहा 1 चाइल्ड का कि उनके क्या युवा पीढ़ी की, जो अगर हम 30 साल बाद के 1970 में चाइना ने उसको अप्लाई किया, तो अगर हम 30 साल बाद करें 2000 में, 2000 आते आते उनकी इकॉनमी ढिलमिलाने लगी। कारण क्या था कि वहां पर जो उस समय के युवा थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो उस समय बच्चा हुआ 1 चाइल्ड के हिसाब से, तो वहां पर युवाओं की संख्या घटने लगी। और जब युवा का वर्किंग फोर्स तो युवा में होता है, बुजुर्गों में नहीं होता है, तो वहां पर वर्क फोर्स घटने लगा, और वहां पर ये हुआ, ये एक फर्क पड़ा। और ये एक था तुम्हारा उसका क्या कहते हैं ग्रोथ रेट का, पॉपुलेशन का। तो पाकिस्तान, ये तो अब इसलिए कि इसका मतलब है कि जो फर्टिलिटी रेट थी चाइना की वो बहुत कम थी इन कंपेरिजन टू द इंडिया एंड पाकिस्तान। जहां तक सेक्स रेशियो की बात है, मेल फीमेल का, वहां पर तीनों कंट्री में कॉमन चीज है, all these 3 countries are male dominating societies bearing the main society। यहां पर आज भी जो एक मेल बच्चों के प्रति एक अच्छा वो वहां पर एक कहते हैं कि इनका एक अलग जो है हम लोग देखते भी हैं, ये रहता है, ठीक है। अब ये एक जो है
अगर इसको मैं एक सेंटेंस हम बोलना चाहेंगे किताब से, द वन चाइल्ड पॉज फैमिली नॉर्म इन चाइना इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्डरली, ये तो बता दिए, ए रिडक्शन इन द वर्किंग फोर्स। ठीक है, ये एक आपका जो मैंने बताया था। जहां तक अर्बनाइजेशन रेट की बात है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जिस देश में ज्यादा होगा वहां पर एक अफेक्ट करता है स्ट्रक्चरल का, स्ट्रक्चर मतलब पूरे इकोनॉमी का, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से लोग जो शिफ्ट करते हैं राइट अदर सेक्टर में, वो शहर की तरफ भागते हैं। जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा लोग एग्रीकल्चर छोड़ करके अदर सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज में जा रहे हैं। अगर हम उस संदर्भ में बात करते हैं तो जो एक स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मर हमारे प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है या टेरिटरी सर्विस सेक्टर में, इंडिया में सबसे स्लो था। अर्बनाइजेशन जो रेट है 33% इंडिया में है, 39% पाकिस्तान में है, 57% चाइना में है। इसका सीधा सा मतलब है कि चाइना और पाकिस्तान हैज सक्सीडेड, जो सरप्लस हमारे यहां लेबर फोर्स है, चाइना ने जो है उसको एग्रीकल्चर के अलावा अपने यहां उसको एडजस्ट कर लिया, जबकि इंडिया में वो बहुत स्लो था। चाइना में तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा था, चाइना में तो ऑलमोस्ट 57%। अब हम आते हैं, ये तो डेमोग्राफिक का एक वो था कि किस किस देश का क्या क्या पॉपुलेशन और क्या था। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। आप लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि जिसके आधार पर हम देश में जो लोग हैं उनका जो है हर चीज में, स्वास्थ्य अदर चीजों में उनका क्या इंडेक्स है, उस पर हम बात करेंगे। उसमें पहला पॉइंट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बोथ इज बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज हाई, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड द मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट इज लो। ध्यान दीजिएगा यहां पर कि एक कंट्री स्कोर हाई, किस हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते समय किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, उसमें पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज हाई होना चाहिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, यानी एक बच्चे का जन्म होता है, माता का जो मृत्यु का होता है, मृत्यु दर, बच्चे का मृत्यु दर, माता का मृत्यु दर, ये कम होना चाहिए। एजुकेशन पीरियड इज लॉन्ग एंड अडल्ट लिटरेसी रेट इज हाई, द पर कैपिटा इनकम इज हाई, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज लो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव एंड सैनिटेशन इज हाई। जो ज्यादातर लोग हमारे जो सैनिटेशन वो हाई होना चाहिए। किसी भी देश में जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसके आधार पर हम उस देश में जो अदर सर्विसेज हैं, लोगों के बारे में, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, ये सारी चीजें जो है हम लोग अंदाजा लगाते हैं। पाकिस्तान चाइना से, पाकिस्तान इज अहेड इन इंडिया इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये है। और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, इन द ईयर, एक सेंटेंस बोल रहे हैं, इन द ईयर 2018 द कंपोजिट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI फॉर इंडिया वाज द 0.639 एज अगेंस्ट द 0.562 फॉर पाकिस्तान एंड 0.752 फॉर चाइना। China ranked 86, India ranked 130 worldwide in HDI, Human Development Index, while Pakistan ranking is at 50. Higher HDI ranking to China is due to the higher per capita GDP, which is the result of the low population growth and export-driven manufacturing in comparison to India. ये सारी चीजें हैं। जहां तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट है, चाइना हमसे बहुत तेज आगे है। यहां पर ये अलग अलग डेटा है, इसको हम यहां पर हर चीज की यहां पर डिटेल हम डेटा नहीं दे पाएंगे, क्लास में आप पूछिएगा बताएंगे। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कपल्ड विद द पुअर डिलीवरी मैकेनिज्म
has been one of the major reason for the high poverty rate in India. ठीक है। अब यहां पर और हम अगर ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं तो एक चीज और बात होगा कि किस देश में किस व्यक्ति को क्या आजादी है, उसको कितनी स्वतंत्रता है। एक ये डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल साइंस का विषय है, लेकिन इसको हम इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं कि even though there are important indicators which are not all that should be there, we also need the liberty indicator to have the complete view of the situation. There is an indicator called the extent of the democratic participation in the social and political decision making. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। हमारे यहां जो अगर बात करें, पाकिस्तान में वो चीज स्वतंत्रता नहीं है जो स्वतंत्रता हमारे इंडिया में है। चाइना में वन पार्टी का शासन है, वहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा है। अगर लिबर्टी रेस की बात करते हैं, लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। लिबर्टी इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल political freedom to the individual in a country. They are also needed along with the indicator of the income, health and education in the Human Development Index. For example, अगर हम example की बात करें, the extent of the democratic participation in the social and political decision making, the extent of the constitutional, हमको संविधान के द्वारा हमको कितना प्रोटेक्शन मिलता है एक नागरिक को, the extent of the constitutional protection to the independence of the judiciary, judiciary की कितनी स्वतंत्रता है, and the rule of the law. Without including such indicator and giving them the adequate weightage, बिना इनको महत्व दिए हुए, the construction of the Human Development Index remain incomplete. अगर हम इस पर बात करें तो naturally we are far ahead in India. चाइना में मैंने वही बोला, चाइना में वो स्वतंत्रता नहीं है, एक रिस्ट्रिक्शन है। पाकिस्तान में ज्यादातर एक अजीबोगरीब शासन है। अगर डेमोक्रेटिक शासन रहता भी है तो वहां पर डोमिनेटेड बाय द आर्मी होता है। हमारे यहां टोटल इंडिया में एक पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखो वहां पर तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, वहां आर्मी कम्युनिस्ट पार्टी की होती है। चाइना में इन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर गवर्नमेंट आर्मी द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है, जबकि इंडिया में आर्मी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। अब जब आर्मी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है पाकिस्तान में, तो वहां पर एक चीज आता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है लेकिन वो मौकरी है। इंडिया में रियल एक सिस्टम है जो हम लोगों को हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमको तमाम चीजों पर स्वतंत्रता है, हम बोलने के है, किसी से कोई शिकायत है हम जुडिशरी जा सकते हैं, हम लोग दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये इस पर जो है एक अच्छी खासी वो है। और अगर हम बात करें एक इस सारी चीजों को एक हम समराइज करें कि इन चाइना द रिफॉर्म वेयर स्टार्टेड इन 1978 से हम लोग स्टार्ट किए, पाकिस्तान में 1988 से और इंडिया में 1991 से हम लोगों का स्टार्ट हुआ, और आज जो है काफी कुछ बदल चुका है। जहां तक हम अभी चाइना की बात करें, चाइना में रिफॉर्म जो भी मैंने बोला 1978 में हुआ, और वहां पर जो है वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैड पुट द प्रेशर ऑन इंडिया। हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि हमारे यहां इंडिया में वर्ल्ड बैंक और इंडियन मॉनेटरी फंड ने जो है हमको प्रेशराइज किया कि भाई आप अपने चेंज किए, तो हम लोगों ने जो है 1991 में जो है अपना एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया। चाइनीज इकोनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल, माओ वहां के राष्ट्रपति थे, माओ त्से तुंग, हैज विजुअलाइज्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। पावर को डिसेंट्रलाइज करो, सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करो, ग्रोथ को डिसेंट्रलाइज करो, सेंट्रलाइजेशन से नहीं वहां पर होगा। डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता विदाउट फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल। आत्मनिर्भर बनो, वहां पर विदेशी का कोई ज्यादा, क्योंकि हम जब किसी पर डिपेंड हो जाते हैं उसकी तमाम शर्तों को हमको मानना पड़ता है।
Although extensive land reform were undertaken, there were stress on the collectivism under the Great Leap Forward, हम लोग वहां बता चुके थे. After the introduction of the reform, infrastructure in the area of education, health improved. There had been massive expansion of the basic health service in rural area. और उसका परिणाम था कि वहां पर काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ. ठीक है. और वहां पर एक कल्टीवेशन में भी मैंने देखा कि लोगों को जमीन दिया गया, ओनरशिप नहीं कि आप अपना पैदा जब कीजिए, एक सर्टेन उनका क्वांटिटी जो है, जो भी उन्होंने पैदा किया है सामान, वो गवर्नमेंट को फिक्स रेट पे बेचना था, बाकी आप मार्केट में बेचिए. एक डुअल पॉलिसी चलाया उन्होंने. द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो लेवेड द थ्री रिफॉर्म. चाइना वाज एबल टू अट्रैक्ट मोर एफडीआई ड्यू टू द लिबरल पॉलिसीज, सेटिंग अप द सेट. इस पर हम काफी डिस्कस करते हैं. और जिसकी वजह से वहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लगे और चाइना की इकोनॉमी. और कल मैंने बताया भी, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी, पिछले लेक्चर बताया भी था कि चूंकि चाइना की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पर चली गई, सप्लाई बढ़ाई, और इंडियन और पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर में से बढ़ाई गई और सप्लाई चेन बढ़ा दी, जिसका परिणाम हुआ था और जिसका एक पॉजिटिव असर चाइना पर पड़ा. वहां की इकोनॉमी सप्लाई ज्यादा होने के कारण वहां की इकोनॉमी रियल जीडीपी ग्रोथ हुआ. हमारे यहाँ एक सप्लाई चेन बढ़ने के कारण जो एक्चुअल इंडस्ट्रीज था, आज भी हम लोग बहुत ज्यादा विदेशों पर डिपेंड करते हैं और चाइना ने सेल्फ सफिशिएंसी को ले आया. जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में जो है ड्यूरिंग द 1960 द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपुल वाज अबाउट 40%, और ये 1980 में 25% हो गया, और फिर 1990 में ये बढ़ गया. ठीक है ना. वहां पर एक अजीबोगरीब, वहां पर पॉवर्टी, यहां पर बहुत तेज फ्लक्चुएशन करता रहता है इकोनॉमी. उसके पीछे कारण मैंने अभी जो बताया कि वहां पर जो गवर्नमेंट है दैट इज द डोमिनेटेड बाय द आर्मी, और वहां पर एक तरह से कहा जाए कि आर्मी जो चाहती होती है, तो एक थोड़ा सा वहां पर ये प्रॉब्लम है. सबसे माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में जो लिया गया 2000 में, जिसमें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, उससे इकोनॉमी वहां पर थोड़ा सा मजबूत हुई. इन द मॉडर्न वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज हैज द ग्रेट इंपॉर्टेंट इन एनी कंट्री. A country should be able to earn the foreign exchange through the export manufacturing goods. Pakistan earn foreign exchange mostly in the form of the money transferred by Pakistani worker in the Middle East. सब ये जो लोग गए थे वहां से काफी कुछ आया. लेकिन पाकिस्तान की जो है धीरे धीरे जो सो मेनी रीजन, वहां की इकोनॉमी दो तरीके से कमजोर होना शुरू हो गई. एक, पाकिस्तान में जिस तरह से एक इंटरनल व्यवस्था चली, वो बहुत ज्यादा लोन लेने लगे. उनकी पूरी जीडीपी का पैसा मैक्सिमम वो चला गया इंटरेस्ट देने में, और जिसका परिणाम हुआ कि विदेश के लोग वहां पर हावी होते चले गए. और हावी होते जाने के कारण वहां पर, और जिस तरह से वहां पर मैलेटी का रूल था, वो ज्यादातर अपना पैसा लोन में, इंटरेस्ट में और डिफेंस का सामान खरीदने में लगा दिए. और वहां पर जो है जिसका परिणाम हुआ एक हाई इन्फ्लेशन रेट, और ग्रोथ कहीं ना कहीं वहां पर वो अफर्ट कर गया. अगर हम एक चीज इसको अगर हम कंक्लूजन के रूप में बोलते हैं, तो एक हम ये कह सकते हैं कि अभी कि अगर कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं कि इंडिया, हमारी जो इंडिया है, वो इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री विद द वेरी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल ऑर्गन. इट्स परफॉर्मेंस कैन बी कॉल्ड मॉडरेट, बीच का रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड, and India has gained the self-sufficiency in food production after the Green Revolution, despite the fact that the infrastructure development is still lacking in many areas. IT sector, Rajiv Gandhi के समय यह आया था, has gained the global recognition. The incidence of the absolute poverty has reduced considerably, although the number of people below the poverty line constitute to be large. Human capital formation has been the key driver to the economic development. So far as the Pakistan is concerned, scholars point out the various problems like the political instability, dependence on the foreign remittance and huge foreign aid, particularly from the US.
Agriculture sector does not perform consistently. All this reason amount for the slowdown of the Pakistani economy. It helped to tide over the problem through the high rate of the GDP. It is equally significant to note that the external trade sector in India has grown out much faster as compared to the Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान हैव ट्राइड टू प्राइवेटाइज देयर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये सब सारी चीजें रहा है। अगर हमको कंक्लूजन की बात करें बेटा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपने देखा आफ्टर द कोविड-19 चाइना का एक बैड इमेज निकल के पूरे वर्ल्ड में आया है। क्या सही है क्या गलत है इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इट इज ट्रू कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन द चाइनीज। सो देर इज ए वैक्यूम, क्योंकि आज जिस तरह से चाइना में हुआ है, चाइना के एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जोड़ दें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज को लगाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को सेज को प्रोत्साहन करें। एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सर्विस सेक्टर से ज्यादा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत होना पड़ेगा। जब तक हम सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, रेदर टू फोकस टू इंक्रीज द सप्लाई चेन, इट विल बी द फोकस टू इंक्रीज द सप्लाई, एंड इट विल बी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर प्लानिंग मेकर, to the Niti Aayog and to the government, the planning maker, the body of the planning maker, to frame the total economic policy for the development in a such way that the people, surplus people of the agriculture sector, rather to shift to the service sector, they should join and participate in the manufacturing sector. For this purpose, the government should try to give the so many concession इन द सो मेनी वेज। आज हमारी इकोनॉमी जो एक काफी कम है, जीडीपी की वैल्यू भी काफी कम हो चुकी है, उसको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जो जीडीपी की है कि जो भी 1 ट्रिलियन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी बढ़ पाएगा जब हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आएगी। तब वहां पर लोग जो है, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कह रहे हैं, जब व्यक्ति खुद का रोजगार करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट हम उनको मान रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलता है, यानी हमारे यहां लोग नौकरी के ज्यादा चाहत हो गए हैं कि कहीं जॉब मिल जाए गवर्नमेंट में ज्यादा। उनको गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे, और उसमें कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, टाइनी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और शहर के अपेक्षा हम लोग वो इंडस्ट्री छोटे छोटे हम गांव में लगाएं। गांव शहरीकरण, अब जो बड़े बड़े शहर हैं उसको डेवलप करने के बजाय जो छोटे शहर उनको डेवलप करें, हमारा देश का विकास तभी हो पाएगा। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मुझे तमाम, हम जो पिछले क्लास में बताए थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर है उनको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। हाँ, ये जरूर है पॉजिटिव साइन, इधर 2014 के बाद से तमाम ऐसी चीजें हुई हैं, एक इकोनॉमी में एक इस टाइप का संदेश देता है। अभी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई है 4-5 दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि बाय द एंड ऑफ 2030 इंडियन इकोनॉमी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट विल बी गुड न्यूज, बट वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि कोई भी इकोनॉमी डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम सिर्फ रिसोर्सेज से ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी एक प्रॉपर चैनलाइज करें। देयर शुड बी बैलेंसिंग अप्रोच बिटवीन द फिजिकल रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि एक चीज ध्यान देना, रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल करें वो उस सोच पर निर्भर करता है जो दिमाग होता है, जो एक व्यक्ति के पास होता है, यानी दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वी शुड ऑल्सो फोकस द ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, टेक्निकल एस्पेक्ट को। गवर्नमेंट ने शुरू भी किया है उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो शुरू किया है, ताकि लोगों को रोजगार के रूप में, नौकरी के लिए नहीं, वो स्वतः रोजगार करें। क्योंकि नौकरी में एक व्यक्ति
खुद के लिए नौकरी पाता है, लेकिन जो बिजनेस करता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो एक व्यक्ति 10 लोगों को रोजगार देता है। हमको इस पर जाना पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी ठीक से विकास कर सकती है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि भविष्य में इंडियन इकोनॉमी जिस तेजी से रफ्तार से बढ़ेगी, शायद उतनी तेजी से रफ्तार से चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी। हम फंडामेंटली काफी मजबूत हैं, डेमोक्रेटिकली हम साउंड हैं, हम संविधान पर बात करते हैं, हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन 4 लेन 6 लेन वाटरवेज जो चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस सबसे हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी एक मजबूती के रूप से उभरेगा और 2030 उसके बाद हम निश्चित रूप से एक डेवलप कंट्री के रूप में आएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये सारी क्लासेज जो 4 लेक्चर में ये जो चैप्टर खत्म हुआ है समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर क्वेरी होगा आप निश्चित रूप से क्लास में पूछिएगा, हम उसका आंसर देंगे। इसके बाद जो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आएगा इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, वो उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट था ये खत्म हो गया। थ्योरी वाला पार्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था ये खत्म हुआ इंडियन इकोनॉमी का। अब हम लोग जो स्टेट्स और इकोनॉमिक्स पर शुरू करेंगे और एग्जाम में भी वो आएगा। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।